हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग देखने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस चल रहा था। ये आपका उसी सीरीज का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने पहले सीरीज में देखिए जीडीसी का 2021 का ये आपका मार्च में पेपर हुआ था। ठीक है, 2022 में ये आपका पेपर हुआ है और उसी का सॉल्व हम लोग देख रहे हैं और ये ऑफिशियल आंसर की से सॉल्व देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कंप्लीट किया था। इसमें देखिए जीडीसी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जीडीसी का जो आपका पेपर होता है ना, ये 120 का होता है। इसमें 30 जो क्वेश्चन होते हैं कैसे होते हैं, ये आपके जीके जीएस के होते हैं और जो 90 क्वेश्चन आपका रहेगा ये आपका किसका होता है, सब्जेक्ट का होता है। इसी 90 में हमने 50 को पहले पार्ट में देख लिया है। अब 40 और देखेंगे। अब देखिए कुछ जो ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे दिया गया है, तो ऑफिशियल आंसर की में जैसे अभी कई ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहाँ पे दो दो ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन ऑफिशियल आंसर की जो फाइनल थी उसमें एक ही उत्तर जो सही दिया है। अब चूंकि हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑफिशियल आंसर की में उत्तर है उसी को फोकस करते हुए चलेंगे, जहाँ पे दो क्वेश्चन या दो ऑप्शन सही हो सकते हैं उसके डाउट्स भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि यहाँ पे ये प्रश्न के ये उत्तर भी हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं वो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये देखिए आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको जल्द ही मिल जाएगी इस पे। तो ये बात कर रहा हूँ मैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन आप क्या करिए, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाके। ये पूरा जो वीडियो है ना वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा टेस्ट सीरीज भी है, पूरी कंबाइंड कोर्स भी है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे आपका टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के भी कोर्सेज है, यूपी पीसीएस का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, तो और इसके अलावा यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज का भी और स्टेट सिविल सर्विसेज का कुल मिला के टोटल उसमें अलग से 6000 टेस्ट हैं केवल स्टेट और सिविल सर्विसेज के मिला के। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, उसमें फ्री कंटेंट भी है, आप उसको भी देखिए। आपको लगे कि ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। झारखंड झारखंड पीजीटी, एमपी और झारखंड, इन दोनों के भी बैच आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको अलग से व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो ही आपका कोर्स यहाँ पे पूरा, अब कोर्स लॉन्च करने का मतलब ये नहीं कि आपको आज लॉन्च कर दिया जाए तो कल से पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे जैसे ही आपका शुरू होगा आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, इसके अलावा आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा, जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये पूरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सीरीज हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें आपको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर के हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट जो आपका दिया गया है, तो आप उसको ऐप पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो ऐप पे सर्च करने के लिए जीएस बाय दिवाकर सर्च करिएगा, प्ले स्टोर में जाके वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा ऐप का। ठीक है, जो आप क्लिक करेंगे कमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड करिए और यहाँ पे फ्री टेस्ट भी है, उसका भी आनंद लीजिए। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। क्योंकि 80 नंबर पे हम लोग पहुंचे थे तो 80 पे ये सॉल्व करा दिया था हमने, और इसमें आपको क्या बताया था कि आप सभी आंसर का जो लेक्चर है कहाँ पे मिलेगा, ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, ओपन करिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी भाई प्रोफेसर सबीन सर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना उन्होंने क्या कराया है, सबीन सर ने पूरा लगभग 103 लेक्चर हो चुके हैं, आज 104 लेक्चर यहाँ पे उन्होंने डाल दिया है। तो अभी पब्लिश नहीं हुआ, जल्दी ये पब्लिश हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन के जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है, तो इसमें क्रिचफील्ड थे, ओपेक, सिम्सन और किलर है। तो इसमें राइट आंसर आपके कौन है, सिम्सन है। और इसमें लगभग 4 से 5 जो थ्योरी दी गई ना, ये पूरा सर ने कराया है। तो वहाँ पे जाके आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये पूरा जो एप्लीकेशन आपका बनाया गया है वो सब कुछ आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि जो क्लासेस पहले चलती थी व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से चलती थी, तो उसमें आप लोगों का डिलीट होने का डर रहता था। अब ऐप पे क्या होगा, कुछ नहीं डिलीट होना है, कहीं भी आप रहिए, हमसे कुछ पूछने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपको यहाँ से ईजिली मिल जाएगा। या यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो भी आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। कोई डाउट्स होता है तो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हायर का पेपर है आपका जल्दी होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जल्दी एक और सदस्य की नियुक्ति हो जाएगी तो फिर आपका जो है रिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है नगर विकास का जो संयुक्त वृद्धि सिद्धांत है, कौन सा है ये, फ्यूज्ड ग्रोथ थ्योरी। ठीक है, थ्योरी इसमें दिया है कि किसने प्रस्तुत किया, हैरी सुलमैन है। तो हैरी सुलमैन का कौन सा मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल है। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल है। हायट का कौन है, सेक्टर मॉडल है। गैरिसन ने, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैरिसन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ थ्योरी, ग्रोथ थ्योरी में आपका एक है ग्रोथ पोल। ग्रोथ पोल किसका है, तो ये आपका जो है पिराक्स महोदय का है। और यहीं पे आपका यदि दे दे ग्रोथ सेंटर,
ठीक है, क्या देते ग्रोथ सेंटर, तो ग्रोथ सेंटर आप क्या लगाएंगे, बोट विले। और एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है, यदि पूछे तो ग्रोथ पोल जो थ्योरी है पहली बार उसको किसने दिया, तो भी आप क्या लगाएंगे, बोट विले, क्या लगाएंगे, बोट विले को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको हटा देते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ जाते हैं 81 आपने देख लिया ना, 82 पे आ जाइए। 82 में देखिए दिया है कि जो सब सरफेस ओशन है इसका सर्कुलेशन इज अफेक्टेड बाई विच अमंग द फॉलोइंग, यानी कि जो उप सतही महासागरीय संचलन है, तो महासागरीय संचलन देखिए ये एनसीईआरटी में हमने कराया है। एनसीईआरटी के जितने वीडियो ना सब जरूर देखिएगा, अभी आगे देखिए कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो हूबहू एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, कैसे उठाए गए वो भी आपको अभी दिखा देंगे आप कहाँ से है। ठीक है, और एनसीईआरटी का जो 6:30 पे था क्लास कल नहीं हुआ था, तो आज आपका ये क्लास रहेगी और उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, एमसीक्यू। तो यहाँ पे देखिए उपसतही महासागरीय संचलन किससे प्रभावित होगा, केवल तापमान लवणता, ये दोनों से प्रभावित होगा, तो इसमें तापमान और लवणता दोनों हो जाएगा, राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 82 में आपका सी हो जाएगा। चलिए 83 में आ जाइए, यह कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द ड्यूलिज्म इन नेचर ऑफ ज्योग्राफी थी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी में यानी भूगोल में द्वैतवाद का प्रस्तुत किसने किया है, आर्थिक संसाधन भूगोल, जनसांख्यिकी, प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल। तो द्वैतवाद का प्रवर्तक जो माना जाता है किसको माना जाता है, वारेनियस को। इसकी किताब कौन सी है, ज्योग्राफिया जनरलिस, ज्योग्राफिया जेनेरलिस। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही प्रादेशिक और क्रमबद्ध में इन दोनों को डिवाइड किया, यानी कि जो भूगोल है उसको प्रादेशिक और क्रमबद्ध यानी रीजनल और सिस्टमेटिक में डिवाइड किया था। ठीक है, चलिए द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटरमिनेशन, देखिए यही सेम प्रश्न आपका 2021 पीजीटी में पूछा था, ये रॉन्ग आंसर था। दिया है कि किसने ये दिया है, तो जी टेलर है, रेडजेल है, टेथम है और इसी सैम्पुल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी टेलर यहाँ पे हो जाएगा। टेथम का जो है ये क्रियात्मक संभववाद है। ठीक है, प्रेगमेटिक पॉसिबिलिज्म जो है ये आपका किसका है, टैथम का है। ठीक है, रेडजेल का आपका नियतिवाद है, और सैंपल कौन है, रेडजेल की शिष्या है जो क्या है, नियतिवादी की प्रबल समर्थक है, यानी कि अंधभक्त आप कह लीजिए। देखिए इसको अदर वे में मत लीजिएगा, अंधभक्त का मतलब यहाँ पे हमने इसलिए बोला कि नियतिवाद की प्रबल समर्थक, यानी कि इनको मानव में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इन्होंने ये कहा कि भैया जो नेचर है वो नेचर ही महान है, मानव क्या है, प्रकृति का दास है, यानी कि मानव जो है नेचर की ही उत्पत्ति है। वो ये किसका है कथन, ये जो है सैंपल। चलिए 85 में आ जाइए, विद रेफरेंस ऑफ हरमट्टन बिल। चलिए हरमट्टन आ गया ना, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिया है कि इट इज अ नॉर्थ ईस्टर्न विंड, यानी कि क्या ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, यानी उत्तर पूर्वी पवन है। चलिए फिगर समझिए यहाँ से, वो हो ये तो आपका कौन बन गया, दक्षिण अमेरिका बन गया, हमें क्या बनाना है, अफ्रीका बनाना है। चलिए अफ्रीका में आ गए आप लोग, और यहाँ से आपका ये चलती है कौन सी, आपका हरमट्टन है, और इधर यहीं की आपका क्या चलती है, सिरोको चलती है। तो हरमट्टन को क्या बोलते हैं, डॉक्टर बिंड भी बोलते हैं। क्यों डॉक्टर बिंड बोलते हैं, क्योंकि ये आपका पश्चिमी अफ्रीका में चलती है, और यहाँ का जो एरिया होता है कैसा होता है, ह्यूमिडिटी से फुलफिल होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका आर्द्रता भी, ह्यूमिडिटी तो रहती है, नम जलवायु भी रहेगी, जिससे समस्या क्या होगा कि यहाँ पे लोग क्या होंगे, आलसी हो जाएंगे। तो आलस आपका यहाँ पे आलसी लोग हो जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की ये रोग यहाँ पे हो जाते हैं। तो जो आपका हरमट्टन या डॉक्टर बिंड होती क्या होती है, ये शुष्क पवन होती है, और शुष्क होने की वजह से क्या करेगी, ये यहाँ का जो ह्यूमिडिटी है इसको खत्म करेगी। जब ह्यूमिडिटी खत्म करेगी तो क्या होगा, यहाँ के लोग आलसी के बजाय मौसम एकदम सुहावना हो जाएगा, मौसम का आनंद लेंगे। तो यही आपका इसीलिए कहा जाता है भैया ये जो हवाएं चल रही हैं कैसी हैं, डॉक्टर बिंड हो गई। तो देखिए कथन दिया है कि यह उत्तर पूर्वी पवन है, तो पहला राइट है। मई और जून महीने में पश्चिमी अफ्रीका में बहती थी, ये भी आपका राइट ही है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में ये प्रवाहित होती है। अब दिक्कत ये यहाँ पे है कि जो ऑफिशियल आंसर की है 85 में, उसने क्या दिया है, उसने दिया है कि केवल एक ही सही है, लेकिन यहाँ पे दोनों होना चाहिए था। ठीक है, तो फिर भी अब ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूंकि कई कई जगहों पे आपका ये जो महीने का है, मई जून इक्जर जो दिया है ना, बस इसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस वजह से अब ऑफिशियल आंसर की में हो सकता है एग्जामिनर ने जहाँ से प्रश्न बनाया उनको केवल यही दिखा हो, और टाइम पीरियड में उनके मान लीजिए किताब में कहीं कहीं अप्रैल दिया है, ठीक है, मार्च से लेके जून तक कहीं दिया है, तो हो सकता है कि उन्होंने एग्जैक्ट टाइम बनाया हो, तो इस वजह से उन्होंने गलत कर रखा हो।
इसके अलावा आपके जो डाउट्स हो या आपके जो सुझाव है वो भी आमंत्रित हैं, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, हो सकता है कि मैं कुछ भूल कर रहा हूँ यहाँ पे या आपको किसी किताब में मिल रहा हो, तो इसमें आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये आप कोई 5th क्लास या 8th क्लास का पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका पेपर है जीडीसी का, यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का पेपर है। यानी इसको आप पास कर लेंगे ना तो राजकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर बनेंगे, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। ठीक है, तो इसलिए, और यदि देखा जाए एलिजिबिलिटी के हिसाब से तो इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम्स में यही होते हैं कि जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी वाले होते हैं। जैसे आप यूपीएससी भी देंगे तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन है, बीए है। अब इसके लिए क्या चाहिए, आपको मास्टर डिग्री चाहिए प्लस आप नेट पास हों या पीएचडी हों, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन का लेवल भी तो उस तरह कुछ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डेनुटेशन प्रोसेस। यहाँ पे कह रहा है डेनुटेशनल प्रोसेसेस के अंतर्गत कौन सा ये नहीं आता, कौन सा उदाहरण नहीं है। तो जनरली शुरुआत में ही हम लोग पहले पार्ट में ही आपको बताया था क्या, कि जो वेदरिंग और इरोजन है, ठीक है, वेदरिंग क्या होता है कि जो चट्टानें टूट फूट के अपने स्थान पर स्थिर रहेंगी, तो वेदरिंग हो गया। ठीक है, इरोजन क्या होगा, ये अपना प्लेस त्याग दें तो इरोजन हो गया। अब मास मूवमेंट देखिए कैसे डेनुटेशनल से कनेक्ट है, हालांकि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं, तो लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की में देखिए आपका डिपोजिशन जो है राइट आंसर दिया है, निक्षेपण जो है ये डेनुटेशन से या इसका प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आएगा। तो मास मूवमेंट कैसे आएगा इसको समझिए थोड़ा सा। मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, बृहद संचलन होता है। तो मान लीजिए बड़ा सा चट्टान है और ये किसी स्लोप के अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नीचे की ओर खिसक रहा है। तो कैसे खिसकेगा, पहले तो ये इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, ये नीचे की ओर। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे मान लीजिए कि जो डिफरेंट टाइप के एजेंट हैं जो लैंडफॉर्म बनाने के, चाहे वायु हो गए, हिमनद हो गई, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं या वर्षा वगैरह हो गए, टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या होगी, इसमें चटकने आएंगी, धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकेगा। तो इस वजह से इन्होंने क्या कर लिया कि भाई ये एक प्रकार से वेदरिंग और इरोजन के फॉर्म में आपका पॉसिबल हो सकता है। इसलिए इसको इन्होंने क्या कर दिया है कि मास मूवमेंट को इसमें शामिल कर लिया डेनुटेशन में। तो बेसिकली डेनुटेशन में वेदरिंग और इरोजन को ही हम लोग कंबाइंड रूप से है क्या बोलते हैं कि डेनुटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आप समझिएगा। यहाँ से राइट आंसर आपका यहाँ पे डी दिया गया है, तो यहाँ पे बी भी होना चाहिए था। फिलहाल जो ऑफिशियल आंसर की है उस पर फोकस करिए, डी आपका राइट आंसर है। ठीक, क्योंकि देखिए ऑफिशियल आंसर की पे ही आप फोकस किया करिए, लॉजिक चीज़ें आपके काम नहीं आती एग्जाम में। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो कमीशन है वो जल्दी मानेगा नहीं, आप चाहे कोर्ट जाइए, इधर जाइए उधर जाइए, टाइम परेशान होंगे। फाइनली कभी कभार ये मान जाता है तो मान जाता, नहीं तो ज़्यादातर केसों में क्या होता है कि आपके जो टाइम है यही ज़्यादा चाहते हैं। तो आप एक टाइम के बाद क्या होते हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस फील करते हैं, कहते हैं यार कि छोड़ो जाने दो, दूसरा वाला एग्जाम आ गया, इसको देख लेते हैं। 92 में देखिए दिया है कि मैथ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है, रॉकिंग दिया है, यहाँ पे ओरिजिनल रॉक दिया है, यानी कि जो पेरेंट रॉक है और मेटामॉर्फिक का। तो मेटामॉर्फिज्म जो होता है रॉक का उसके बारे में दिया है। लाइम स्टोन, लाइम स्टोन यानी कि देखिए अब जनरली हिंदी मीडियम वालों के लिए देखिए क्या दिक्कत है, आपको इंग्लिश में यदि आप पढ़े रहेंगे तो देखिए हिंदी वाला भी क्या किया, इंग्लिश का ही लाइम स्टोन चूना पत्थर, सैंड स्टोन बालू पत्थर। ठीक है, तो जो चूना पत्थर है क्या बनेगा, संगमरमर बनेगा। सैंडस्टोन क्या बनेगा, क्वार्टजाइट बनेगा। 92 में देखिए एक्चुअली हम लोगों ने क्या कर रखा है, ये ऊपर हम लोगों ने कौन सा प्रश्न देखा, देखिए यहाँ पे आपका 86 देखा था, 86 के बाद 87 आना चाहिए ना, मैंने कहा कर दिया 92 पे कर। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए फिर उस पर आ जाते हैं। सेल का क्या होता है 92 में देखिए, तो लाइम स्टोन का आपका संगमरमर हो गया, और सेल का आपका स्लेट होता है, ग्रेनाइट का नीस होता है। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा ग्रेनाइट का जो चट्टानों के बारे में दिया गया था, जबकि ग्रेनाइट कैसी आग्नेय है, और उन्होंने क्या कर रखा था, बोला है कि नहीं ग्रेनाइट जो है आग्नेय और कायांतरित दोनों में आ जाएगा, कायांतरित दोनों में। ये किसने दिया है, ऑफिशियल आंसर के पहले पार्ट में देखिएगा वहाँ लिखा गया है। ठीक, जबकि ग्रेनाइट का जो मेटामॉर्फिज्म रूप है ये क्या है, ग्रेनाइट का नीस एसिस्ट होता है, नीस होता है, फिर नीस का जो एसिस्ट हो जाता है तो डबल मेटामॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं 86 के बाद 87 पे। 90 तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा देख लिया था, चलिए उसका भी नंबर आएगा ही। 87 में देखिए यह है कि मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2, देखिए जो आप लोगों का टेस्ट सीरीज हमने वहाँ पे प्रोवाइड कराया है, तो टेस्ट सीरीज वो आपके एग्जाम के लेवल की ही है। इसके अलावा अभी उस पर ढेर सारी चीज़ें अपलोडिंग करनी है,
ठीक है, पूरा यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज वहाँ पे हमने अपलोड ही कर दिया विद आंसर की। अभी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं ऐड है, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलता है आपको, तो अभी ऐड नहीं हुआ, अभी 4-5 वीडियो का एक्सप्लेनेशन ही वहाँ पे ऐड हुआ है। इसके अलावा वहाँ पे पूरी टेस्ट है, उसका आंसर की ऐड है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जल्दी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया जाएगा। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 में देखिए दिया है कि ऑयल रिफाइनरी और स्टेट ऑफ इंडिया यानी किस राज्य में है। कोयली कहाँ पे है, ठीक है, कोयली आपके गुजरात में है। बरौनी आपका कहाँ पे, बिहार में है। ठीक है, नागापट्टिनम आपका तमिलनाडु, नुमानीगढ़ आपका असम में है। तो मैच कराइए, कोयली गुजरात, ए का 3, ए का 3 केवल एक ही बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए 88। 88 में दिया है लैंडफॉर्म दिया है, इसके एजेंट दिया है, यानी कि जो एजेंट है क्या है, स्थलाकृति जो बनी है और कौन अभिकर्ता किसके द्वारा बनी है। जलगर्तिका यानी पोर्ट होल किससे बनता है, 88 में देखिए पोर्ट होल किससे बनेगा, नदी से यानी रिवर से। घोल रंध्र यानी कि सिंक होल, सिंक होल किससे बनेगा, अंडरग्राउंड वाटर से। जो पालसा है ये पेरी ग्लेशियर से बनता है और लूनेट आपका विंड से निर्मित स्थलाकृति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1। ठीक है, सी में आ जाइए, सी में 4, तो यहाँ पे सी में 4 यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं 89 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा महासागरों की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है। कोरियालिस है, गुरुत्वाकर्षण है, पवन है, महासागरों की स्थलाकृति है। तो हमने आपको देखिए एनसीईआरटी का महासागरीय संचलन आपने पढ़ा होगा, वहां पे हमने मेंशन किया था, हमने क्या मेंशन किया था, एनसीईआरटी ने खुद लिखा। ठीक है, कि महासागरीय संचलन को प्रभावित करने वाले दो कारक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोगों में कुछ को ये लगता है कि भाई झूठ बोल रहे हैं। चलो आ जाते हैं। सो आपके सामने दिख रहा होगा एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, क्लास है 11th की। ठीक है, इसका पूरा लेक्चर हमने आपको 34 लेक्चर में पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट किया है, और इसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड की हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न जो पूछा जीडीसी में, कि प्राथमिक बल जो महासागरीय धाराओं को दो प्रकार के बल प्रभावित करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक क्या करते हैं, गति को चालू करते हैं, और द्वितीयक क्या करते हैं, ये धाराओं के प्रवाह को कंट्रोल करते हैं। प्राथमिक में देखिए क्या है, जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे कौन से हैं, सौर ऊर्जा से यानी कि सोलर एनर्जी एक तो आपका हो गया, दूसरा देखिए विंड है, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स और चौथा कोरियालिस फोर्स है। प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न में क्या कह रहा है, कोरियालिस है, गुरुत्वाकर्षण है, पवन है। अपने पास क्या है, वायु हो गया, कोरियालिस हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, तीनों मिल गया ना, चौथा यही सौर ऊर्जा होना चाहिए था। उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, महासागरीय बनावट रख दिया है। तो महासागरीय बनावट क्या करेगा, ये धाराओं के प्रवाह को एक कंट्रोल करेगा, क्योंकि जहाँ पे आपका जैसे महासागरीय धाराएं, यदि आप यहाँ पे देख लीजिए गल्फ स्ट्रीम का, तो यहाँ पे फाकलैंड की जो यहाँ पे आपका गल्फ स्ट्रीम जो है जब यहाँ पे आएगी फ्लोरिडा अंतरिक्ष के पास, तो फ्लोरिडा की धारा कही जाएगी। तो फ्लोरिडा के पास क्या होगी, बनावट अलग है, तो यहाँ पे ये घूम जाएगी यहीं और आगे ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये महासागरों के तल की स्थलाकृति जो है ये आपका क्या करेगी, सेकेंडरी में आ जाएगी, फर्स्ट में नहीं आएगी। तो फर्स्ट में कोरियालिस, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी और विंड। ठीक है, तो उम्मीद है आप एनसीईआरटी के महत्व को समझ रहे होंगे। और इसके अलावा समीन सर की किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें हैं। ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान है, अब देखिए आ गया प्रश्न वही। तो केवल आग्नेय है, केवल रूपांतरित है, आग्नेय और रूपांतरित दोनों है, या आग्नेय और अवसादी है। ठीक है, तो 90 नंबर का जो राइट आंसर आप ऑफिशियल आंसर की से हम लोग बात करें तो इग्नियस और मेटाफॉर्मिक दोनों दिया, जबकि केवल होनी चाहिए, इग्नियस होनी चाहिए। इसके अलावा आप भी अपना यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं जो आपको लग रहा हो कि ईमानगर्द जो है किस सागर में है। अब देखिए सजेशन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी दीजिएगा, एक बार आप अपना किताब देख लीजिएगा जो आपके पास हो, फिर उसके बाद बताइएगा। ठीक है, क्योंकि कोशिश यहाँ पे की जाती है, जो आप एक किताब देखते होंगे, हम लोग 4 से 5 किताबों को देख के फिर यहाँ पे आपका सॉल्व किया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि आपको डाउट्स न रहे। इसके बावजूद भी जैसे आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए यहाँ पे दिया है कि जो केमान गर्थ है, केमान ट्रफ है, वो कहाँ पे स्थित है, किस में, मेडिटेरेनियन में, रेड में, कैरिबियन में, या येलो में, कहाँ पे है ये आपका। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, कैरिबियन सी में है, तो ये आपका राइट है, केमान गर्थ जो है कैरिबियन अटलांटिक। चलिए आगे आ जाइए, यहाँ पे आपका जो दिया गया है सूची 1 और 2 को मिलान कर नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और रीजन कहाँ पे आता है, तो उष्णकटिबंधीय है। तो हरिकेन आपका कहाँ पे आ जाएगा, हरिकेन यूएसए में आएगा। ठीक है, और विली विली कहाँ पे आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा। टाइफून आपका जापान में है, टाइफून आपका दक्षिणी चीन सागर में आता है ना। मैच कराइए, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 सी का आपका 1 हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 97 आ गए।
चलिए फिर वही हुआ 92 वाला जो हम लोगों ने देखा था, उसमें आ जाइए 92, क्योंकि देखिए दोनों पेज पे है ना ये, इसलिए थोड़ा सा ये सॉल्व करते समय जो है हो जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, कोई दिक्कत इससे है नहीं, क्योंकि प्रश्न आपको वो भी सॉल्व करने ये भी सॉल्व करने हैं, बस अंतर इतना हो जा रहा है, आगे पीछे हो जा रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दिया है कि हु अमंग द फॉलोइंग, 93 है ना, 92 हमने सॉल्व भी करा दिया इसके पहले। 93 में देखिए, निम्नलिखित में देखिए भूगोलवेत्ता ने परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध नाम दिया, यानी कि किसने जो है, इस जगह पर ने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को सिविल वार कहा था। कुहन ने कहा, डडली स्टॉर्म ने, डेविड हार्वे ने, या अगस्टस एकरमैन ने कहा। ठीक है, तो ये आपका 93 है, किसने कहा है, ये डडली स्टैम्प ने। ये आपके नियोजक हैं कहाँ के, ब्रिटेन के, रीजनल प्लानर भी वहाँ के हैं, डडली स्टॉर्म। इन्होंने जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है उसको बोला कि भाई ये क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एक प्रकार की सिविल वार है। 94 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक पृथ्वी की सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है, जिसमें देखिए नदियां हैं, झीलें हैं, जयमंडल है, मृदा है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पानी की, पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा भंडार क्या है, नदी। भंडार का मतलब कि क्या हो गया, रिजर्व हो गया। तो नदियों में रिजर्व नहीं बह रहता, बल्कि नदियां क्या करती हैं, बहती हैं और समुद्रों में जाती हैं। तो यदि समुद्र रहता ऑप्शन तो उसमें कुछ नहीं सोचना था। इसके अलावा जो झीलें यहाँ पे दिया गया सबसे बड़ा भंडार, तो ऑफिशियल आंसर की में आपका जो 94 का दिया है वो दिया है झीलें। जबकि देखिए जैवमंडल में, बायोस्फीयर में क्या होता है, इसमें आपका वायुमंडल भी आ जाता है, जलमंडल भी आ जाता है और स्थल मंडल भी आ जाता है, तो सम्मिलित रूप से बायोस्फीयर कहा जाता है इसको। तो फिलहाल जो ऑफिशियल आंसर की है आप उसको ध्यान दीजिएगा, और इसके आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में झील है। राइट आंसर आपका सी होगा। 95 में देखिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में चिनूक है, सिरोको है, बोरा और फॉन है। तो चिनूक क्या करती है, ये आपका जो है इधर हो गया, क्या ये दक्षिण अमेरिका हो गया। चलिए इधर आ जाइए, और यहाँ पे आपका राकीज है ना, राकीज की डालों से उतरती है चिनूक। ये कैसी है, गर्म पौने हैं, और यहाँ पे जो बर्फ जमी रहती है उसको ये तोड़ती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्नो ईटर। ठीक है, स्नो ईटर के नाम से जानी जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ चारागाह डेवलप होते हैं, लोग जो बकरियां चराने वाले हैं, पशुपालन करने वाले हैं, तो यहाँ पे चारागाह में जाते हैं। तो राकीज हो गया है। सिरोको क्या है, ये उत्तरी सहारा मरुस्थल में चलती है। ठीक है, और बोरा, बोरा की हम लोग बात करें, और फॉन, फॉन बोरा क्या है, ये आपका 95 में हम लोग देख रहे हैं। बोरा आपका एडियाटिक सी के पूर्वी तटों पे चलती है, और फॉन आपका स्विट्जरलैंड की है। तो सी का 3, डी का 4, सी का 3, डी का 4। इस आधार पे जो हमारे पास आंसर बन जाएगा 95 का, तो 95 पे देखिए ए का 2 हो गया, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। चलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट। 96 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एज एयर पोल्यूशन। यानी कह रहा है कि जो एयर पोल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड है वायु प्रदूषक के रूप में, इसका मेन सोर्स क्या है, रंग निर्माण है, या वातावरण यानी रेफ्रिजरेटर है, या फिर फॉरेस्ट फायर है, या एग्जॉस्ट फ्यूम फ्रॉम गैसोलीन व्हीकल्स, जो गैसोलीन यानी पेट्रोल चालित वाहन है उससे निकलने वाला धुआं। तो इसमें क्या होता है, ये कच्चा धुआं भी यहाँ से निकलता है, तो इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। जैसे जो चीजें जलाई गई ना, जो कच्चे यहाँ पे जैसे आपका खरपतवार जलाए जाते हैं, इससे भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सारी जो खरपतवार है, ठीक, कूड़े करकट जलाएंगे, सीओ भी निकलेगा, CO2 भी निकलेगा, SO2 भी निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब की बार जो है हम लोग नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे, ठीक है, अब की बार मैं ध्यान रखा हूँ 96 के बाद हम आएंगे 97 पे। चलिए ठीक है, 97 आपने क्लियर ही कर लिया। अब 98 पे आ जाइए। इसमें दिया है कि देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये इंटरव्यू में देखिए, हायर के इंटरव्यू में पिछली बार यहाँ से एक दो प्रश्न आपसे पूछे गए थे एग्जाम में, इंटरव्यू में, कि जो क्यूमुलेटिव कॉजेशन मॉडल है जिसने दिया है, ये पूछा गया प्रश्न है, इंटरव्यू में आपसे पूछा गया था। देखिए ये इंटरव्यू में जैसे AU के जब जाएंगे ना एक्सपर्ट, तब ज़्यादातर यहाँ से आपका, जैसे अब नाम मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहता हूँ, वो कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं AU के, जो एक्सपर्ट्स हैं किसके, ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो अगर वो इंटरव्यू में आपके बैठ रहे हैं, और जैसे आप कभी BHU से आ गए हैं, तो BHU के आए हैं, तो उनका प्रैक्टिकल पोर्शन को ज़्यादा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका स्कॉलर और मॉडल की हम लोग बात करें, तो मृडाल ने क्या दिया है, संचयी कार्यक्रम मॉडल, या राइट है। यहाँ से प्रश्न एक बार रहता है, ये मान चलिए जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, ये क्या है, ये टापे का है, गुरिल का है, ठीक है, मोल्ड भी है, गोल्ड मोल्ड करके हैं,
इसके अलावा स्थानिक अंतरक्रिया मॉडल जो परिवहन से संबंधित है, ये आपका उलमैन का है। यूजीसी नेट में जो आपका सेम यही पूछा जाता है, मैक्सिमम बार पूछा गया है। इन्होंने तीन तरह की क्रियाएं इसके बारे में बताई थी उलमैन ने स्थानिक अंतरक्रिया मॉडल में, ठीक है, स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल में। बोर्डविले ने क्या किया, ये ग्रोथ सेंटर या ग्रोथ पोल थ्योरी के प्रथम प्रतिपादक के रूप में इसे जाना जाता है। फ्रीडमैन का जो है ये कोर पेरीफेरी मॉडल है और फ्रैंक का निर्भरता यानी डिपेंडेंसी मॉडल है। ये राइट है, इसमें बी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे और यही पूछा भी है। तो नहीं वाला फोकस करके देखा। चलिए 99 में देखिए निम्नलिखित में किसने लेविन्सराम की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो लेविन्सराम ये रेड जेल की राइट है। अब देखिए आगे आपको मैच कराना है, यहाँ पे राइटर दिया गया है और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 100 नंबर है, ठीक है। 100 नंबर देखिए हार्टसोन का नेचर ऑफ ज्योग्राफी, हार्वे का एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी है, ठीक है। आर ई डिकिंसन का द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी और कंपरेटिव ज्योग्राफी जो है इसकी किसकी है, ये कॉलरेटर की है। इस आधार पर देखिए 1 का 2 हो गया, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ठीक है। अब 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए। फिर आ जाइए सी में 4, सी में 4 यानी बी ऑप्शन राइट। तो 100 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए इधर। सौ हो गया, फिर हमारे पास आ गया क्या, 101। और इसमें देखिए दिया गया है कि किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी है। तो ये आपका राइट आंसर इसमें 60 डिग्री का है। और उत्तराखंड में जो मंदाकिनी नदी है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से और किस नाम से मंदाकिनी को जाना जाएगा। तो मंदाकिनी को और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं काली गंगा, ठीक है। अब ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका इसमें भी राइट है, ये भी आपका राइट है। और 103 की हम लोग बात कर लें तो 103 में देखिए खनिज का मिलान करना है आपको। इसमें दिया है कि कायनाइट है, डोलोमाइट है, स्टेराइट है, एपेटाइट है, ठीक। तो खनिजों का लगभग ये तीसरा प्रश्न है खनिजों से रिलेटेड। 103 नंबर में देखिए कायनाइट का आपका सीसा से निर्माण ये होता है। डोलोमाइट की हम लोग बात करें तो डोलोमाइट आपका ये इस्पात में यूज होता है। स्टेराइट जो है ये साबुन में आता है, ठीक है। एपेटाइट जो आपका उर्वरक में यूज होता है। तो ऑप्शन देखिए ए का 4, बी का आपका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, 1, 4 3 2 1, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 104 देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से हमने आपको बताया है कि क्योंकि 40 प्रश्न हम लोग को देखने हैं तो अलग से मैं जितने मैथमेटिकल वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें और चीज़ें आपको वहाँ पे आरएफ वगैरह के बारे में पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। तो जो आपका क्वेश्चन है वो और लंबा हो जाएगा यानी वीडियो। तो यहाँ पे अभी केवल आप 40 प्रश्नों को फोकस करिए। अलग से मैं आपको 2017 का भी जो मैथमेटिकल वाले हैं, प्रैक्टिकल वाले हैं, और 2021 का, 2012 का, 2013 का, केवल जीडीसी की मैं बात कर रहा हूँ अभी। जीडीसी का अलग से कराएंगे साल, ठीक है। 12, 13, 17 और 21। और इसका पीडीएफ जो है डिटेल सॉल्व का आपको ऐप पे भी मिल जाएगा। और चूंकि अभी जो आपका मार्केट में कई किताबें हैं तो उसमें भी क्या चल रहा है, करेक्शन चल रहा है। तो उसको भी मैं चेक करके करेक्ट करके जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो वो करेक्शन का पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि बहुत सारी गलतियां, चाहे जीपी की बात करें, यूथ की बात करें, या और भी जो पब्लिकेशंस आपको मिलते होंगे, तो कहीं ना कहीं गलतियां हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, गलतियां सबसे होती हैं, तो उनमें भी है। तो किसी क्षेत्र के मानचित्र पर जिसका मापक जो है 1:40,000 यानी 40,000 है, कह रहा है कि दो स्थानों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, और उसी क्षेत्र पर जो हवाई छाया चित्र है, ठीक है, उन्हीं दो स्थानों के बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है जो हवाई छाया चित्र का मापक होगा, ठीक है, वो कितना होगा, अरे अब कितना होगा उसका, 1:20,000 यानी कि 20,000 होगा। कैसे होगा ये डिटेल हम लोग बाद में करेंगे। 105 देखिए, इसको पूरा हमने जो है आपका जो ऐप है, ठीक है, ऐप पे जाइएगा और जो पूरा फुल कोर्स है उसमें हमने पॉपुलेशन ज्योग्राफी में स्पष्ट रूप से कराया कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि किसने, तो ये चारों है, कार्ल सैंडर्स भी है, कैनन भी है, रॉबिन्सन भी है, सिडविक भी है, चारों आपके जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी में है, ठीक है, उससे रिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने दिया है पहली बार, तो पहली बार जो किया है ये सिडविक ने किया है, ठीक है। कैनन भी है, रॉबिन्सन भी है, कार्ल सैंडर्स भी है। तो इसका पूरा डिटेल आपको देखिए यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे ना, अनुकूलतम सिद्धांत एमसीक्यू, वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें भी हमने पूरा डिटेल में ये मेंशन कर रखा है, इस पे क्वेश्चन भी आपको कराया है। द डेड वैली इज नोन बीच एमंग द फॉलोइंग, तो डेड वैली किस नाम से, किसके लिए जानी जाती है। एक तो ये गहराई के लिए भी जानी जाती है, निम्नतम स्थान भी है, इसके अलावा बेसिकली ये जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए, ठीक है, एक्सट्रीम हीट के लिए जानी जाती है ये। तो आ गए हम लोग 106 पे। चलिए आ जाइए 107 पे।
107 में देखिए दिया है कि रूरल टूरिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। किस 5 ईयर प्लान में जो है ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत की गई थी? 10वीं में, 11वीं में, 7वीं या 12वीं में? तो किसमें? यानी पंचवर्षीय योजनाएं क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है? पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है। या नीति आयोग की कुछ योजनाओं को भी आपको ध्यान में रखना जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। यदि मानचित्र की रचना भिन्न 1:5500 है, ठीक है, इस पे की जाती है और छोटा करके उसको आधा कर दिया जाए तो प्रदर्शक भिन्न क्या होगा? इसमें थोड़ा सा हिंट आपको दे दे रहे हैं। आरएफ जो निकाला जाता है जब, इसमें देखिए जब आपका आधा की बात करें तब आप क्या करेंगे? आरएफ जो दिया गया रहेगा उसमें आप 2 का गुणा कर लीजिए। यदि आपको दोगुना कहता तो आप क्या करेंगे? 2 से भाग कर लीजिए। यही एक ट्रिक है जिसमें आपको निकालना, कहीं भी जहां भी आपको दे, जैसे यहाँ पे आधा किया ना, 2/3 करता तो यहाँ पे 5500, ठीक है, 2/3 करना है तो ये आपका क्या कर देते? गुणा कर देते इसका, ठीक है। तो ये 2/3 का 3/2 से गुणा हो जाता। और यदि कहता कि दोगुना कर दिया जाए या 4 गुना कहता तो गुना जहाँ पे करता भाग दे दीजिए, ठीक। तो इसका प्रदर्शक भिन्न क्या हो जाएगा? 5500 है, अब आधा कह रहा है तो 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा? ये 11,000 हो जाएगा। और इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि कहीं भी आपको इस तरह से प्रश्न दे, गुना, आधा, तिहाई, चौथाई, ठीक है, तो वहां भी आपको यही फार्मूला यूज करना है। माउंटेन पास है, दर्रे हैं, और कौन सा कहाँ पे है? माना नीति लिपुलेख आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम हो गया, और शिवकिला आपका हिमाचल में है, झुझला, ठीक है। तो अब देखिए आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब पूछेगा ना तो इनको जरूर ऐड करेगा। इन दोनों को आप बाइफरकेट करके याद कर लीजिएगा कि लद्दाख में कौन सा है, जम्मू कश्मीर में कौन सा। तो यहाँ पे आपका 109 हम लोग देख रहे हैं, तो 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। चलिए 110 की बात कर ले। यहाँ पे दिया है कि ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टालर सेंटर प्रेस थ्योरी थी। क्रिस्टालर का जो केंद्रीय असल सिद्धांत है उसमें कह रहा है कि कौन परिवहन नियम की बात कर रहा है, ठीक है, परिवहन नियम का कौन सा संकेत है? तो यहाँ पे देखिए 9 की तो उन्होंने बातें नहीं की थी। 4 में क्या किया था? 3 में उन्होंने बाजार की बात कही थी। 7 में उन्होंने प्रशासन की बात कही थी। और 4 में उन्होंने ट्रांसपोर्ट की बात कही थी। राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब रेल मंडलों की बात कर लेते हैं, ठीक है। दिया है कि उत्तर मध्य आपका गोरखपुर में, क्या एनसीआर गोरखपुर में है? नहीं, सुमेलित नहीं है, ठीक है। दक्षिण मध्य आपका दिया है कि बिलासपुर में है। 111 में देखिए, तो दक्षिण मध्य भी आपका बिलासपुर नहीं बल्कि आपका जो ईसीआर है ये आपका हाजीपुर में है। और जो डब्ल्यूसीआर है यानी वेस्टर्न सेंट्रल, ये कहाँ पे? जबलपुर में है। तो 3 4 तो सही है, 1 2 आपके ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1 2 यानी 2 1 है आपका, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना देख लिया? 111 देख लिया। चलिए 111 के बाद आ जाते हैं, नीचे से आप चलते हैं, ठीक है। 111 के बाद हम लोग देखते हैं 120। चलिए नीचे से आते हैं, देखते हैं क्या होता है। 120 में दिया है कि कौन सा आर्यन बहलूत, इसको आगे अभी देख लेते हैं तो क्योंकि इसके बारे में और डिटेल समझाना है। इसके ऊपर पहले यहाँ पे देख लेते हैं फिर उस पर आ जाते हैं। 111 के बाद आप देख लीजिए 112, जो बिग इंच पाइपलाइन है यूएसए की है। ये देखिए यही सेम प्रश्न आपका कब पूछा गया था? पीजीटी में पूछा गया था। बिग इंच पाइपलाइन में जो है किसका परिवहन होता है? इसमें देखिए आपका दिया है कि वाटर है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, मिल्क है, पेट्रोलियम है, तो ये आपका पेट्रोलियम का होता है 112। और 113 में देखिए कौन सा देश जो है स्थल आवृत देश नहीं है? स्थल आवृत्ति का मतलब क्या होता है? ये कंट्री हो गई जिसमें जो चारों तरफ से क्या हो, स्थल से घिरा हो, यानी कि उसका जो है जल से कोई दूर दूर तक न, जल का मतलब समुद्रों से, तो वह आपका समुद्र के किनारे हो जाएगा। भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ठीक है, चारों तरफ से क्या है ये आपके स्थल से आबद्ध है। चलिए नेक्स्ट है 114 में देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने ज्वार की उत्पत्ति का स्थैतिक तरंग दिया? तो देखिए ज्वार की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत हमने आपको कराया वो डिटेल में आप जाके देख लीजिएगा। कहाँ पे आपको ये मिलेगा? एनसीईआरटी में। देखिए एनसीईआरटी में चूंकि डिटेल सिद्धांत के बारे में नहीं दिया, लेकिन हमने क्या किया, अलग से एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके उसमें सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन पूरा किया है चारों का। यहाँ पे जो हैरिस का सिद्धांत है स्थैतिक, इसे दोलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। विलियम वेविल का कौन सा है? प्रगामी तरंग सिद्धांत है। डार्विन का आप लोग बताएंगे। किसने पृथ्वी को प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया? तो प्राकृत में देखिए आपका जो है हर्बर्टसन ने किया है, ठीक है। और लिपले का आप लोग कमेंट करिए।
कार्य समाज किस तरह से था, समाजशास्त्री हैं लिपले, इनके बारे में कमेंट करके बताइए इन्होंने क्या दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट एमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की जो मुख्य भाषा कौन सी नहीं है, पहाड़ी है, बाल्टी है, पश्तो है, पंजाबी है। तो कौन सी यहाँ की लोकल तो है लेकिन मेन लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पश्तो है ये आपका प्रमुख भाषा में नहीं है। और 117 में देखिए दिया है कि दो पारितंत्रों के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है वहाँ पे क्या होता है, एक टोन होता है, ये भी आपका राइट हो गया। 118 में आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप को अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहते हैं। तो मार्केटर है, बोन है, मालविड है या सिनुसॉइडल है। 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मालविड जो प्रक्षेप होता है। ये देखिए टोटल जो प्रक्षेप आप पढ़ रहे हैं, आरएफ पढ़ रहे हैं, इनका पूरा हमने कहाँ कराया है, आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है ना उसमें आप देखिएगा पूरा प्रक्षेप के बारे में स्पष्ट रूप से मेंशन है। और ये सारा कुछ इसमें मिल जाएगा, जो ऊपर आपने 60 डिग्री देखा। आगे एक आपसे पूछा गया था कि 45 डिग्री का जो प्रक्षेप आपका है ये पूरा, ठीक है। तो बोन, मर्केटर, सिनुसॉइडल, मार्डविस सबके बारे में हमने डिटेल में ऐड कर दिया है, उसको लोग आप लोग जाके कोर्स में देख सकते हैं। 118 में ये हो गया। और ऐप का नाम क्या है, जीएस बाय दिवाकर। आप सर्च करिए, कहाँ सर्च करना है, प्ले स्टोर पे करना है, आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, एप्पल का आईफोन लिए हैं उस पर भी आप चला सकते हैं, ठीक है। तो जीएस बाय दिवाकर सर आप टाइप करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा आपको, उसको डाउनलोड करिए और फ्री टेस्ट का भी आनंद लीजिए। वहाँ पे 9 फ्री टेस्ट ऐड कर दिया है, एक फ्री टेस्ट और आपका जो है 8 बजे के आसपास ऐड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है। गर्म जलधारा में देखिए क्यूरिसियो, कनारी, एलिनो, मोजाम्बिक, ये तीनों क्या है, वार्म करंट है। वार्म करंट के बारे में हमने आपको बहुत ही डिटेल में मेंशन किया था। इसमें कनारी कैसी जलधारा है, ये अपवेल्ड करंट है। अपवेल्ड का मतलब उद्वेलित जलधारा है। और कहाँ पे ये आपको मिल जाती है, यहाँ पे आपका देखिए स्पेन के तट के पास से यहाँ पे आपका कनारी की जलधारा निकलती है, ठीक है। चलिए 120 में आ जाइए। अब यहाँ पे आर्यन वैल्यू को आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि आर्यन वैल्यू क्या है। निकटतम पड़ोसी सूचकांक आपने पढ़ा ही होगा, यदि नहीं देखा है तो वीडियो जाके निश्चित तौर पर देख लीजिए, पूरा आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कि आर्यन वैल्यू के बारे में कि कौन सा इसमें जो है यादृच्छिक वितरण को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि रैंडम पैटर्न को कौन सा बता रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या होता है आर्यन वैल्यू, चूंकि आपने निकटतम पड़ोसी सूचकांक पढ़ा ही होगा, NNI, ठीक है। इसका थिकनेस थोड़ा सा ये कम कर देते हैं। चलिए यहाँ पे आर्यन की बात हम लोग कर लें, आर्यन वैल्यू यहाँ पे दिया है कि कौन सा रैंडम है, तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। कैसे होगा, इसको 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 3 तक जाते हैं। तो 0 से लेके 0.09 तक यदि आपको दिया है कि कैसा प्रदर्शन कर रहा है, या जो ये किस तरह के अधिवासों का पैटर्न दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि पूर्णतः गुच्छित या संघत पैटर्न। संघत कैसा, पूर्ण संघत, कॉम्पैक्ट, पूर्ण रूप से संकेंद्रण की बात कर रहा है। संकेंद्रण मतलब कि ये आपका है, यहाँ पे एकदम सटे सटे आवास आपके हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट है जो वो है आपका 0.1 से लेके 0.5 तक। तो ये क्या कर, ये दिखाता है, ये दिखाता उच्च संकेंद्रण, ठीक है। उच्च संकेंद्रण यानी कि जो अधिवासों का संकेंद्रण है वो उच्च है, लेकिन अगर 0 हो जाएगा तो यानी कि पूरी तरह से संकेंद्रित है, कि भैया गुच्छे नुमा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 0.51 से लेके 0.99 तक जो है पैटर्न, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है गुच्छेदार प्रक्रम, गुच्छेदार क्रम, ठीक है। और यही आपका 0.1 से लेके 1.19 तक यदि है तो ये क्या दिखाएगा, ये आपका दैव प्रतिरूप दिखाएगा। यह क्या दिखाएगा, यह आपका यादृच्छिक प्रतिरूप यानी कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संभाव्यता प्रतिचयन भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोबेबल सैम्पलिंग भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा, दैव प्रतिरूप या रैंडम प्रतिरूप। और यही 1.2 से लेके 1.49 तक जब जाएगा तब इस तरह में जो अधिवासों का प्रतिरूप होगा ये उपागमीय रहता है, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हायर के लिए तो है ही। ठीक, आगे देखिए, यदि यहाँ पे हम लोग कितना देख लिए 1.49 तक देख लिए,
फिर आगे जो प्रक्रम है 1.50 से लेकर 2.14 तक जो दिखाता है, ये आपका पूर्ण एकरूप अधिवास प्रतिरूप दिखाता है। पूर्ण एकरूप या अधिवासित प्रतिरूप या परिक्षेपित कह लीजिए आप, ठीक है। और इसके बाद आपका जो 2.15 है, या यहाँ पे आप कह सकते हैं 2.14 से लेकर 2.15 का जो दिखाता है, ये आपका पूर्णतः नियमितीकरण दिखाता है, यानी कि यूनिफॉर्म व्यवस्था की बात करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म व्यवस्था या पूर्ण नियमित वितरण। और सबसे लास्ट में जो है 2.15 से लेकर 3.0 तक जो है, ये पूर्ण प्रविकीर्ण है, ठीक है, यानी बहुत दूर दूर तक ये दिखाएगा पैटर्न। तो यहाँ पे क्या है 2.15 है, तो ये क्या हो गया यूनिफॉर्म दिखाएगा। ये क्या है, ये आपका रैंडम दिखाएगा। ये आपका पूरा जो है कॉम्पैक्ट की बात करेगा आर्यन वैल्यू में, ठीक है। तो ये तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। आज का सेशन ये वाला यहीं तक रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपसे टोटल जो वहाँ पे बात होगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग क्या करेंगे 2017 जीडीसी का सॉल्व करेंगे। इसके अलावा देखिए आपका जो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, उसका भी रिजल्ट जल्दी आने वाला है आप लोगों का, क्योंकि अन्य सब्जेक्टों का धीरे धीरे आना चालू हो गया है। तो ज्योग्राफी का भी जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में आरपीएससी में कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम का फॉर्म जल्दी आने वाला है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेट का एग्जाम हो ही चुका है। तो सेट का रिजल्ट जब आ जाएगा ना, तो इसका भी फॉर्म आ जाएगा। और सेट में आपने देखा होगा कि सेट का पेपर यदि आप एमपी सेट देने जाएंगे, यदि आप, तो एमपी सेट के लिए कुछ मत करिए, केवल यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए। सेट मैक्सिमम प्रश्न आप सेट यहाँ से कर ले जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एमपी में आपका असिस्टेंट का जो फॉर्म आया है एमपीपीएससी से, इसकी डेट जो है 31 जुलाई है। ध्यान रखिएगा, कई लोगों का ये क्वेरी थी कि सर हम तो फॉर्म भर नहीं पाए, डेट चली गई। तो ऐसा नहीं है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, नोटिफिकेशन में आपका ये मार्च में ही था लिखा है, लेकिन आप उसकी मेन साइट पे देखिएगा, वो अपडेट है 31 जुलाई तक दिया है। या जब फॉर्म आप ओपन करेंगे वहाँ भी आपको दिख जाएगा 31 जुलाई। इसके अलावा यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका भी जल्दी एग्जाम होने वाला है। हरियाणा की हम लोग बात करें, तो हरियाणा में आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का भी फॉर्म आने ही वाला है। अभी उसमें चूंकि सीटें जो खाली हैं यहाँ 274 है। राजस्थान में जो ज्योग्राफी की स्पेशल बात कर रहा हूँ, 150+ सीटें यहाँ पे हैं, ठीक है। एमपी में तो आ ही गया था। देखिए अधियाचन जो यानी कि विज्ञापन जो आता है वो कितने का आता है, वो बात की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों का यहाँ पे जिक्र आपसे किया गया कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आप पीएचडी के लिए जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं या रुचि रखते हैं पीएचडी के लिए, तो कई जगह, जैसे अभी देखिए आपका यहाँ पे राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में आया है। यदि अब्रॉड से आप पीएचडी करना चाहते हैं, स्वीडन वगैरह जाना चाहते हैं, तो वहाँ से पीएचडी के लिए देखिए अभी फॉर्म आया है। उपसाला यूनिवर्सिटी है स्वीडन की, ठीक है, स्वीडन की है उपसाला यूनिवर्सिटी। वहाँ पे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का भी सीट है। वहाँ आपको क्या है फेलोशिप भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए इंग्लिश वगैरह आपकी ठीक होनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए। एक बार आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई जो है यूनिवर्सिटियाँ, जैसे कनाडा की आपका कई मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई, ये सब क्या करती हैं कि अब्रॉड से पढ़ने के लिए या पीएचडी करने के लिए आपको फेलोशिप प्रोग्राम चलाती हैं। तो आप लोग यदि जाना चाहें तो आप अब्रॉड से भी पीएचडी कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही अच्छा रहेगा यदि आपका वहाँ सिलेक्शन होता है स्वीडन वगैरह में। तो यहाँ पे इतना ही हम लोग बात करेंगे, और मिलते हैं फिर एनसीईआरटी के लेक्चर में। और इसके अलावा देखिए आप लोग जो ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड करिए, और हमसे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप झारखंड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, झारखंड पीजीटी या एमपी पीजीटी की, चूंकि एमपी टेट हो चुका है, तो पीजीटी का एग्जाम एमपी का जो स्टेट है वो जुलाई या अगस्त में होने वाला है। तो उसका भी टोटल मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ जो क्लासेज आपको कराई जाती है ना, वो टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। हर एक टॉपिक पे आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। और जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं हैंड रिटन भी रहेगा, प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो कराए जाते हैं पीडीएफ वाले, वो नए प्रश्न आपको बन के मिलेंगे, और ये हैंड रिटन रहते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है पूरा आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे हम लोग बात करेंगे जीडीसी 2017 की, उसका पेपर। तो इसमें देखिए दोनों मीडियम हम लोग अभी लेके चल रहे हैं। जब तक हमें दोनों मीडियम का पेपर, आपके पास भी कोई पेपर हो
चाहे कहीं पीएचडी एंट्रेंस का हो या आपका किसी अन्य स्टेट का हो, जो ओरिजिनल पेपर आपके पास यदि है तो उसको भेजना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए कई पेपर हमारे पास जो है वो हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है, तो इसलिए हिंदी मीडियम में ही सॉल्व कराया जाएगा। अब जो इंग्लिश में आपके पास है भेजेंगे तो मैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में कोशिश किया जाएगा सॉल्व करने की। यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।